जय हिंद फ्रेंड। हम लोग देखने जा रहे हैं सब्जेक्ट जो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसका यूनिट हम थर्ड देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड हम लोग क्या है देख लिए हैं, तो यूनिट थर्ड में आपका क्या है अंडरस्टैंडिंग सोशलाइजेशन एंड टेक्स्ट ऑफ द लर्नर, यानी हिंदी में कहने का मतलब है कि सामाजिकरण और शिक्षार्थियों के संदर्भ को समझना। यानी हम लोग अब क्या समझते हैं कि जो लर्नर मतलब क्या है, यानी चाइल्ड की यहाँ बात कर रही है कि चाइल्ड जो है वो समाज में किस तरह से उसकी पालन पोषण या एजुकेशन की जाती है, यानी किस तरह से रहना है, घर में किस टाइप से किया जाएगा, कम्युनिटी में कैसे किया जाएगा, फैमिली में कैसे किया जाएगा। तो उस चीज के संदर्भ में हम लोग क्या करेंगे, लर्नर के संदर्भ में समाजीकरण को हम समझेंगे। तो देखिए समाजीकरण जो है किसी भी बच्चे का तीन तरीके से हो सकता है। एक तो क्या हो सकता है कि उसके घर में हो सकता है, यानी उसके पेरेंट के द्वारा हो जाए या फैमिली के द्वारा हो जाए। तो एक तो ये सामाजिकरण जो पहला स्टेप है वो क्या होगा, उसके घर के अंदर हो सकता है। सेकंड जो सोशलाइजेशन हो सकता है वो कहाँ हो सकता है, कम्युनिटी में, यानी समुदाय में, यानी उसके आस पड़ोस जो उसके अगल बगल के हैं जिसको हम लोग पड़ोसी कहते हैं, तो वहाँ पे भी उसका क्या हो जाएगा सोशलाइजेशन हो सकता है। और तीसरा कहाँ हो सकता है सोशलाइजेशन, तो स्कूल में। अब सोशलाइजेशन कहने का मतलब क्या है, समाजीकरण। समाजीकरण मतलब आप पढ़े होंगे कि मनुष्य जो है वो एक क्या है, जो ह्यूमन है वो एक सामाजिक प्राणी है, यानी एक समाज में रहने वाला प्राणी है। कभी भी वो क्या जो है वो अकेले नहीं रह सकता, यानी एलोन नहीं रह सकता, अकेले कभी भी नहीं रहेगा। जब भी रहेगा तो वो एक समाज में रहेगा। और अरस्तु या कोई थे जो कि ये बात को डिफाइन किए थे कि मनुष्य एक क्या है सामाजिक प्राणी है। उतना हमको याद है नहीं, देख लीजिएगा एक बार, नहीं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो मनुष्य जो है कभी भी हमेशा क्या होगा कि समाज में रहेगा, एलोन यानी अकेला कभी भी नहीं रह सकता है, क्योंकि उसकी बहुत सारी जरूरतें हैं। अगर देखिएगा कि एक अगर मनुष्य की खाना तो चाहिए ही, यानी उसको फूड चाहिए, फिर सेकंड क्या चाहिए उसको हाउस चाहिए, क्लोथ चाहिए, और भी तरह तरह के उसके यानी नीड होते हैं, क्लोथ चाहिए, और फिर स्कूल भी चाहिए, यानी एजुकेशन आप कह सकते हैं। तो तरह तरह के जो है एक मनुष्य का जरूरत रहता है। तो वही उसी के संदर्भ में कहा जा रहा है कि समाजीकरण एक बच्चे का किस टाइप से हो सकता है। तो मेनली तीन टाइप से हो सकता है, हम देख लिए। एक घर के लेवल पे हो सकता है, दूसरा समुदाय के लेवल पे हो सकता है, और तीसरा जो है वो स्कूल के लेवल पे हो सकता है। अब यहाँ पे आपको जो है यूनिट थर्ड में यही आपको टोटल ओवरऑल लिखना है कि एक बच्चे का जो है समाजीकरण घर के बेस पे किस तरह से होता है, और कम्युनिटी के बेस पे किस तरह से होता है, और स्कूल के बेस पे किस तरह से होता है। तो एक डायग्राम से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम में शो कर रहा होगा कि जो बच्चा है वो बच्चे का क्या क्या हो सकता है, नीड जरूरत, हेल्थ का नीड हो सकता है, न्यूट्रिशन मतलब उसे खाना पोषण, यानी न्यूट्रिशन कहने का मतलब तात्पर्य सीधा सीधी फूड से है। तो अभी हम बताएं कि फूड चाहिए, क्लॉथ चाहिए, हेल्थ चाहिए, स्कूल चाहिए, ये सब चीज एक मनुष्य को चाहिए। तो मनुष्य को चाहिए तो बच्चा भी एक क्या है मनुष्य का ही पार्ट है। तो हेल्थ चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, स्ट्रेस, ब्रेन मैच्योरेशन, यानी उसका मानसिक डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी विकास होना चाहिए। फिर अब बच्चे का जो है वो सामाजिकरण पहला हम बताए थे किस लेवल पे होगा, तो पहला उसका घर के लेवल पे, या तो इसको हम कह देंगे कि फैमिली के लेवल से। इस तरह का एक आप फॉलो चार्ट बना के भी आसानी से समझा सकते हैं। सबसे अंदर में क्या हो जाएगा, चाइल्ड हो जाएगा, और चाइल्ड के बाद क्या आएगा, उसके बाद तो पहला वो कोई भी बच्चा जो है जन्मजात बच्चा हो या स्टार्टिंग से जो भी चाइल्ड है, यानी प्री स्कूल एज के हो या जो भी एज के स्टेज के जो चाइल्ड हैं
वो पहले बोलना सीखते हैं कहाँ पे, फैमिली में कैसे रहना है, क्या बोलना है, सारा चीज़ वो सब क्या सीखते हैं फैमिली में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिटी ऑफ पेरेंटिंग है, फिर रीडिंग प्रैक्टिस है, पेरेंट एजुकेशन लेवल भी डिपेंड करेगा, यानी चाइल्ड पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब पहले हम लोग देख भी चुके हैं। बुक है, फिर स्ट्रेस है, कॉग्निटिव सिमुलेशन है, यानी उसका मानसिक का विकास किस टाइप से हो सकता है। सिमुलेशन करने का मतलब क्या होता है कि एक सिस्टम होता है, यानी एक इमेजिनेशन के तौर पे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे मेडिकल में अगर एग्जांपल के तौर पे देखिए तो मेडिकल में कोई भी ऑपरेशन किया जाता है या ऐसा आप देख सकते हैं कि एक वर्चुअल जैसे कोई भी ट्रैक का एक यानी टेस्टिंग किया जाता है कि इस पे ट्रेन जो है कितने वजन लेके चल सकती है कि नहीं चल सकती है, तो एक तरह से ट्रायल किया जाता है, उसी को कहते हैं सिमुलेशन यानी स्टिमुलेशन। ठीक है, तो पहला तो बच्चे का जो सामाजिकरण होगा किस लेवल पे होगा, फैमिली के लेवल पे हो सकता है। फिर सेकंड क्या आएगा, स्कूल के लेवल पे, और कम्युनिटी क्योंकि सबसे बड़ा है इसलिए कम्युनिटी को हम तीसरे नंबर पर रखे हैं। तो ये सारा चीज आप लिख सकते हैं। अब स्कूल के लेवल पे क्या क्या हो सकता है बच्चे का डेवलपमेंट, तो एक तो स्कूलिंग हो जाएगा, फिर टीचर पे डिपेंड करेगा, फिर रिसोर्स फॉर लर्निंग पे डिपेंड करेगा कि बच्चे को कौन कौन सा रिसोर्स मिल रहा है, यानी उसको टीचर का एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है, या स्कूल का टाइप यानी स्कूल किस टाइप का है, यानी लो लेवल का है यानी अपग्रेडेड लेवल का है, आप अपने समाज में देख सकते हैं। उस अनुसार आप एग्जाम्पल जो है यहाँ पे अपने माइंड के अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं, यानी बस आपको समझाना है कि स्कूल के लेवल पे क्या क्या डेवलपमेंट या सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन जो है बच्चे का हो सकता है। तीसरा हम देखते हैं कम्युनिटी लेवल पे, तो कम्युनिटी लेवल पे क्या क्या डेवलपमेंट होता है, तो इथिक वैल्यू मतलब शिष्टाचार भी हिंदी में कहते हैं या नैतिकता कहते हैं। जैसे आप अगल बगल के कोई भी पड़ोसी या आसपास के भैया हो या अंकल हो उनसे मिलते हैं तो हम लोग व्यवहारिक रूप में क्या कहते हैं, एक दूसरे को गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून कहते हैं या नमस्कार करते हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। तो एक क्या हो गया कि इथिकल वैल्यू वैल्यू हो गया। फिर सोशल बिलीफ पे डिपेंड करता है, फिर सोशल वैल्यू पे डिपेंड करता है। ये तीनों जो उसी से रिलेटेड है जो अभी आपको हम एग्जाम्पल दिए हैं। फिर आपका है कल्चर नॉर्म, यानी अब किस धर्म के हैं, जैसे अगर जो हिंदू हैं तो वो तो नमस्कार करेंगे, फिर जो मुस्लिम है वो अल्लाह अकबर यानी सलाम अलैकुम, इस टाइप से एक दूसरे को क्या करते हैं, अभिवादन करने का काम करते हैं। फिर सोशलाइजेशन प्रैक्टिस है, सोशल सपोर्ट है। तो ये कुछ पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा और इसको अपने लैंग्वेज के अनुसार या अपने माइंड के अनुसार इसको क्या कर सकते हैं कि एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो जैसा आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए अगर हम एजेंट की बात करें कि समाजीकरण करने में किसी भी लर्नर को या बच्चे को कौन कौन सा एजेंट जो है इफेक्ट करते हैं, तो पहला तो फैमिली होगा निश्चित है। दूसरा यहाँ पे पीर ग्रुप है। पीर ग्रुप कहने का मतलब है कि उसके जो फ्रेंड सर्कल होंगे, यानी उसके पीर कहने का मतलब है संगत यानी संगति के अर्थ में लिया जाता है। जैसे अगर आपके जो दोस्त वगैरह हैं तो उससे आप क्या क्या सीखते हैं और उनके साथ कैसे मिलजुल कर रहते हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा। फिर थर्ड आपका है स्कूल। फिर स्कूल में आप देख ही चुके हैं कि स्कूल में किस तरह से समाजीकरण हो सकता है, ऐसा हम आगे इस पे डिटेल में अभी बात करने वाले हैं। फिर आपका मास मीडिया हो गया, जैसे सोशल मीडिया हो गया या टेलीविजन हो गया, तो ये सब आपका क्या आ जाएगा, मास मीडिया के अंतर्गत आ जाएगा। फेसबुक हो जाए या इंस्टाग्राम हो जाए या कुछ भी हो जाए, ट्विटर हो जाए, तो ये सब आपके मास मीडिया के अंदर हो जाएगा। फिर वर्क जहाँ पे आप जैसे कोई भी बच्चा या लर्नर जो है वर्क करता है, जैसे प्रोफेशनल वर्क हो गया ऑफिस वगैरह, तो वहाँ पे फिर रिलीजियन मतलब धार्मिक संस्था जो भी वहाँ पे वो नॉलेज गेन करता है या पूजा पाठ या उसके अनुसार जो भी नॉलेज वो गेन करता है या वहाँ पे जो उस तरह से उसका सामाजिकरण होगा, तो वो सब उस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे यू मतलब आप हैं और ये सब जो एजेंट है जो कि आपको
समाज के अंदर में किस तरह से रहना है और कैसे आपका समाजीकरण होगा उसके बारे में आपको बताता है। नेक्स्ट है आपका सोशलाइजेशन एट होम कंस्ट्रक्ट। हम बताए थे कि हम तीनों का संदर्भ में देखेंगे। पहला जो है हमारा क्या था, फैमिली के अनुसार बच्चे का जो है समाजीकरण किस तरह से होता है। फिर सेकेंड हम बताए थे कि कम्युनिटी, और थर्ड जो है स्कूल के अनुसार। तो पहला है हमारा क्या है, होम कंस्ट्रक्ट के अनुसार। तो इसमें एक अलग से आपका टॉपिक भी है कि पेरेंटिंग स्टाइल। बहुत बार पूछ दिया जाता है कि पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में आप क्या समझते हैं और उसके बारे में थोड़ा आप डिटेल में बताइए। तो मेन जो है 4 तरह के पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं, यानी पेरेंट जो है वो 4 तरीके से अपने बच्चे के साथ या जो लर्नर है उसके साथ क्या करते हैं कि बिहेव करते हैं। तो पहला तो है अथॉरिटेटिव, इसको आप हम फर्स्ट के रूप में लेते हैं कि फर्स्ट जो है अथॉरिटेटिव है। तो अथॉरिटेटिव कहने का मतलब होता है अधिकार युक्त। चाहे फर्स्ट इसको नहीं मानते हैं, फर्स्ट इसको ले लेते हैं। फर्स्ट हम मान लेते हैं इसको अथॉरियन, सेकंड इसको हम मान लेते हैं, थर्ड इसको परमिसिव को मान लेते हैं, और चौथा जो है इसको नेग्लेक्टफुल। यानी जो आपका इस टाइप से एक तरह से समझिए कि हम घुमा देते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी 4 पेरेंटिंग स्टाइल है। तो इस टाइप से हम नामीकरण कर सकते हैं। आप लिख लीजिएगा 1 में कौन है, 2 में कौन है, 3 में कौन है और 4 में कौन है। तो 1 में हमारा क्या आ जाएगा, ऑथोरिटेरियन आ जाएगा। तो ऑथोरिटेरियन कहने का मतलब होता है सत्तावादी। सत्तावादी मतलब जो है वो सिर्फ अपना ही सुनता है, यानी पेरेंट ड्राइव पे डिपेंड करेगा। यानी जो पेरेंट कह दिए, कहने का मतलब है जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, मोहब्बतें वाला मूवी या 3 इडियट का मूवी ले सकते हैं। तो 3 इडियट में जो आमिर खान थे और एक जो उनके प्रिंसिपल थे जिसको शायद वायरस नाम दिया गया था, तो वो क्या था, उनका रूल जो है एकदम क्या था, स्ट्रिक्ट था। यानी सेट स्ट्रिक्ट रूल एंड पनिशमेंट, यानी जो उनके बाद को काट दिया उनको क्या होता था कि पनिशमेंट मिलता था। और वो यानी एक तरह से समझिए कि राजतंत्र, यानी जो हम कह दिए सो कह दिए। तो उस टाइप के पेरेंट जो आएंगे वो ऑथोरिटेरियन पेरेंट में आएगा। जैसे मोहब्बतें फिल्म में अमिताभ बच्चन का आप देखे थे कि वो एक तरह से क्या एक ऑथोरिटेरियन कह सकते हैं कि वो सत्तावादी थे। यानी वो जो बोल दिए सो उनका ही कहना होगा, वो दूसरे यानी बच्चे का जो है बात को नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न लेना पड़ेगा। पहला तो हम ले लेते हैं क्या है कि रूल्स, और सेकंड ले लेते हैं रिस्पॉन्स, और तीसरा हम समझते हैं डिमांड के अनुसार। 3 हम टर्म लिए हैं। तो पहला जो इसमें होगा ऑथोरिटेरियन में, तो ऑथोरिटेरियन में रूल्स क्या होगा, एकदम हाई रहेगा, यानी सबसे ऊपर रहेगा। और रिस्पॉन्स क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा। और जो ये डिमांड है वो क्या है, लर्नर का डिमांड, यानी जो लर्नर है उसका डिमांड के अनुसार होगा कि वो क्या होगा। तो डिमांड लर्नर का, यानी बच्चे का डिमांड को कोई वैल्यू नहीं दिया जाएगा। जो उसके पिताजी हैं या पेरेंट है उन्हीं के अनुसार इसके अनुपालन आपको करना पड़ेगा। यानी उनका रूल जो है क्या होगा, स्ट्रिक्ट होगा। और वो रिस्पॉन्स क्या देते हैं, अगर मान लीजिए कि बच्चा को कुछ नीड वगैरह हुआ, अगर उससे कुछ जरूरत पड़ा, तो वहाँ पे रिस्पॉन्स की मामला क्या होगा, एकदम नेग्लेक्ट होगा। तो पहला आपका है ऑथोरिटेरियन। सेकंड में हम देखते हैं ऑथोरिटेटिव। सेकंड आपका है ऑथोरिटेटिव। इसका मतलब होता है अधिकार युक्त। अधिकार युक्त कहने का मतलब इसमें जो पेरेंट हो गए वो क्या कहेंगे, सॉल्व प्रॉब्लम, यानी जो बच्चे का प्रॉब्लम होगा वो टुगेदर विद चाइल्ड सेट एंड क्लियर रूल्स एंड एक्सेप्टेशन, यानी जो भी उनका नियम कानून होगा वो क्लियर होगा और बच्चे के साथ मिल के उस प्रॉब्लम को क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर रूल्स को हम क्या कहते हैं कि कम कर सकते हैं, रिस्पॉन्स क्या होगा, हाई होगा, और जो बच्चे का डिमांड होगा उसका पूरी तरीके से पेरेंट जो है फुलफिल करते हैं। तो ये जो ऑथोरिटेटिव वाला जो पेरेंटिंग स्टाइल है इसको सबसे आइडियल पेरेंटिंग स्टाइल भी माना जाता है, क्योंकि जो बच्चे का नीड है उसको पूरी तरीके से ध्यान में रख के और पेरेंट जो है उसी के अनुसार प्रॉब्लम को क्या करते हैं कि सॉल्व करते हैं।
तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि अधिकार युक्त। तो अथॉरिटेटिव को हम क्या कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड कहिए या कहिए कि आइडियल पेरेंटिंग स्टाइल भी इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये आइडियल पेरेंटिंग स्टाइल है, जिसमें कि जो बच्चे का नीड है वो पूरी तरीके से फुलफिल किया जाता है। इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि ओपन कम्युनिकेशन एंड नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, यानी दोनों के बीच में जो पेरेंट है और जो लर्नर है या चाइल्ड है उनके बीच में किसी भी तरीके का मतभेद नहीं होता और ओपन कम्युनिकेशन होता है, यानी किसी बात का प्रॉब्लम नहीं होता है। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा जो पेरेंटिंग स्टाइल होता है वो क्या है, परमेसिव। परमेसिव कहने का मतलब होता है कि चाइल्ड ड्राइवन रहता है, यानी जो बच्चे है, जो बच्चे का मन किया वो जो करना है मन वो करो, यानी परमेसिव कहने का मतलब होता है आज्ञा देने वाला, यानी इसमें पेरेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बच्चे के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि अगर आपको कुछ करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि जैसे हम लोग हो गए, जैसे 25 साल के ऊपर के बच्चे जो हो गए, हम लोग अगर पेरेंट्स से कुछ पूछने जाते हैं तो क्या कहते हैं कि तुम्हारे मर्जी जो करना है, इंटर में साइंस लेना है या ग्रेजुएशन में क्या कौन सा ऑनर्स पेपर लेना है, वो सब क्या है पूरी तरीके से आज्ञा दे देते हैं कि वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चुनना है या क्या आपको लाइफ में डिसाइड करना है। तो ओवर ड्यूगस चाइल्ड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, यानी पूरी के तरीके से उसको क्या किया जाता है कि परमिशन दे दिया जाता है। तो इसमें अगर हम रूल्स की बात करें तो रूल्स तो कुछ है नहीं, रिस्पांस अगर पेरेंट्स का देखा जाए तो वो भी कुछ नहीं देते हैं और डिमांड भी इसमें निगलेक्ट रहेगा, यानी तीनों का तीनों हम नीचे की तरफ एरो, ये नीचे की तरफ एरो बनाने का मतलब वही है कि डिमांड एकदम उसका कुछ नहीं मिलने वाला है और यहाँ पे रिस्पांस इसका क्या होगा कि हाई होगा, यानी रिस्पांस तो मिलेगा, यानी गार्जियन से रिस्पांस तो मिल रहा है कि हाँ जो तुमको करना है करो, पर नियम कुछ नहीं है और जो गार्जियन कहते हैं कि हम कुछ नहीं देंगे, यानी डिमांड उसका इसमें क्या होगा कि कुछ नहीं होगा। फिर चौथा जो पेरेंटिंग स्टाइल आपका है वो निगलेक्टफुल है। निगलेक्टफुल कहने का मतलब है हिंदी में कह सकते हैं कि बेपरवाह होना, यानी बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे क्या होगा, उन्हें कोई भी मतलब नहीं है, यानी अनइन्वॉल्व होंगे या एब्सेंट रहेंगे। फिर प्रोवाइड लिटिल न्यूट्रिएंट्स या गाइडेंस, यानी कुछ किसी भी तरीके से वो गाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे सच एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो फादर रहते हैं या हम लोग के समाज में एक ऐसा भी तत्व है, यानी ऐसे भी समाज है जिसमें अगर आप देखिएगा तो वो क्या कहते हैं कि ज़्यादातर ड्रिंकिंग जो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, यानी जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में यानी दारू पीने वाले लोग हैं, तो उन्हें क्या रहता है बस अपने लाइफ से मतलब है, यानी उनके जो पेरेंट है उनको बस अपने लाइफ से मतलब है, बच्चे से कोई मतलब नहीं है, यानी उसको क्या करते हैं पूरी तरीके से क्या कर देते हैं कि निगलेक्ट कर देते हैं। तो नियम कानून क्या होगा इसका, कुछ नहीं होगा। रिस्पांस किस टाइप से देते हैं तो एकदम नहीं देते हैं, और बच्चे का जो नीड है डिमांड है उसको भी क्या करते हैं एकदम पूरी तरीके से फुलफिल नहीं करते हैं। तो इस अनुसार ये आपको एक ट्रिक बता दिए कि रूल्स रिस्पांस और डिमांड को लिख के आप एक देख सकते हैं कि किसमें पेरेंटिंग स्टाइल का जो है वो किस तरह से हाल होता है, यानी कौन सा कितना डिमांड को फॉलो करते हैं, कौन रूल को फॉलो करते हैं या कौन सा रिस्पांस देते हैं कि नहीं देते हैं। तो इस टाइप से भी आप फिगर बना सकते हैं, चाहे ऐसे करके आप मैथ में पढ़ोगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो इस टाइप से आप बना लीजिएगा। और यहाँ पे जो ये एक्स एक्सिस में है लिख लीजिएगा डिमांडनेस, यानी इधर वाले को तो डिमांड को फुलफिल होगा, इसमें भी क्या हो रहा है कि डिमांड को फुलफिल तो हो रहा है। इसमें डिमांडनेस यानी ऑथेंटियन फर्स्ट में इसमें होगा डिमांड का फुलफिल, थोड़ा मोड़ा ज़्यादा नहीं होता है पर थोड़ा मोड़ा मिलता है, पर मतलब ज़्यादा नहीं रहता है। फिर इसमें भी आपका डिमांड का क्या हो रहा है कि फुलफिल हो रहा है। यहाँ पे देखिए रिस्पांस, मतलब इसमें रिस्पांस तो मिल रहा है, इसमें भी रिस्पांस मिल रहा है, पर ये दोनों में रिस्पांस का क्या है, दोनों का एरो देखिए, रिस्पांस का एरो क्या है दोनों में नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से भी अगर आप फिगर बना सकते हैं तो इजी समझ सकते हैं कि डिमांडनेस को इस तरह से कर लीजिएगा और इस पर्सन को इस तरह से कर लीजिएगा, और जो आपका नंबरिंग सिस्टम है ये आपका घूमेगा किस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज में।
क्योंकि क्लॉकवाइज इस साइड से होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज में आप घुमा लीजिएगा तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इस टाइप से आपका क्लियर हो जाएगा प्रिंटिंग स्टाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में खास करके पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट इसी पे है, एक और पैराग्राफ से भी आप समझ सकते हैं। देखिए वही चीज ऑथोरेटिव है, परमेसिव है, या अनइन्वॉल्व मतलब क्या है, निगलेक्टफुल भी आप कह सकते हैं। तो ऑथोरेटिव में क्या है कि पहले तो ऑथोरियन देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या बताए थे, सत्तावादी, यानी रूल क्या होगा, स्ट्रिक्ट होगा, क्लियर रूल रहेगा, हाई एक्सपेक्टेशन रहेगा, यानी बच्चे से क्या कहेंगे कि उम्मीद बहुत ज़्यादा रखेंगे, और रिस्पांस इसमें क्या रहेगा, रिस्पांस एकदम नहीं रहेगा, और डिमांड को तो फुलफिल करते हैं पर एक्सपेक्टेशन जो है बच्चों से वो बहुत ही ज़्यादा रखते हैं। यहाँ पे देखिए डिमांडनेस का दिया हुआ, और ये आपका मेथ यानी उतना नहीं रहते हैं। फिर ऊपर वाला जो है आपका रिस्पांस का है। फिर सेकेंड वाला ऑथोरेटिव में क्या रहता है, यानी बच्चे के साथ मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, रिस्पांस देते हैं, पावर बीट है, रेसिप्रोकल है, हाई एक्सपेक्टेशन है, और क्लियर स्टैंडर्ड है, यानी दोनों मिलके कम्युनिकेशन क्या है, ओपन कम्युनिकेशन है, यानी फुलफिल होता है। परमेसिव में जो थर्ड प्रिंटिंग स्टाइल है परमेसिव, इसमें क्या है लिखा हुआ, यू आर द बॉस, यानी जो हो तुम ही हो, जो करना है तुम्हें ही करना है, ठीक है। तो इसमें परिवार जो है कुछ इन्वॉल्वेशन नहीं रहते हैं, एक्सपेक्टेशन भी परिवार न के बराबर रखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं जैसे भी उस जो बच्चे हैं वो जिस टाइप से भी वो कर लेते हैं, चलो ये सब चीज़ हमारा क्या है ठीक है। और अनइन्वॉल्व नेगलेक्ट में क्या है, नेगलेक्टफुल है, गार्जियन एब्सेंट रहते हैं, कोई मतलब नहीं है, कंप्लीट प्रायोरिटी, यानी प्रायोरिटी कुछ नहीं देते हैं। तो इस टाइप से मेन आप ये वाला फिगर भी याद रखिएगा ध्यान में, तो आप पूरा का पूरा जो प्रिंटिंग स्टाइल है चारों उसको आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सोशलाइजेशन एट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी, यानी सामाजिकरण जो है वो कम्युनिटी के संदर्भ में किस टाइप से हो सकता है। तो सामाजिकरण तो इसमें आपका क्या हो सकता है कि तीन तरह से हो सकता है। पहला तो आपका जो आस पड़ोस के हैं नेबरहुड, उसके द्वारा किया जा सकता है। फिर सेकंड आपका फैमिली में देखते हैं कि एक स्मॉल फैमिली होता है, और एक क्या होता है कि लार्ज फैमिली होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं एक्सटेंडेड फैमिली भी कहते हैं। जैसे नहीं तो एक्सटेंडेड फैमिली में आपके जैसे मम्मी के भाई आ सकते हैं, या पापा के भाई आ सकते हैं, जिसको हम लोग अंकल कहते हैं, चाचा कहते हैं, हिंदी में मामा कहते हैं। तो वो सब हमारे क्या आएंगे, एक्सटेंडेड फैमिली में आएंगे। तो वहाँ से भी हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे का सामाजिकरण वहाँ से भी डेवलप होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि हमारे जो पेरेंट है, अगर हमारे घर में कोई आता है जैसे मामा ही है, तो क्या कहता है कि बेटा मामा को प्रणाम करो, तो एक तरह से वो क्या एक शिष्टाचार को सिखाते हैं। फिर तीसरा में क्या है, रिलीजियस ग्रुप, जैसे धार्मिक स्थल है, तो वहाँ पे जो पेरेंट है वो अपने बच्चे को ले जाते हैं और कोई भी मंदिर वगैरह या मस्जिद में, तो वहाँ पे क्या कहते हैं कि ये हमारे गॉड हैं, भगवान हैं, तो इन्हें हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए या झुक के प्रणाम करना चाहिए। हर एक जो धर्म के अनुसार अलग अलग उनका रीति रिवाज है, तो वहाँ से भी हम लोग क्या करते हैं कि सामाजिकरण को डेवलप करते हैं, जो लर्नर हैं यानी जो बच्चे हैं उसके अंदर में। तो एक इस टाइप से स्टार का बना सकते हैं। इसमें क्या है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, क्या क्या प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कंज्यूम कर रहा है, यानी आप क्या दिखा रहे हैं, क्या दे रहे हैं, और क्या बच्चे जो कंज्यूम कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। फिर सामाजिकरण है, सोशल पार्टिसिपेशन है, फिर म्यूचुअल सपोर्ट है, यानी एक दूसरे से कैसे सपोर्ट कर रहा है, और सोशल कंट्रोल है। तो कम्युनिटी में मेन तीन ही तरह से आपका क्या हो सकता है कि बच्चे का सामाजिकरण हो सकता है। पहला आपको याद रखना है जो आस पड़ोस है, दूसरा जो एक्सटेंडेड फैमिली है, और तीसरा जो है वो धार्मिक ग्रुप है। बाकी आप अपने अनुसार इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसमें क्या है एग्जाम्पल के थ्रू, तो ये आराम से आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है सोशलाइजेशन एंड द कंटेक्स्ट ऑफ
स्कूल, यानी सामाजिकरण जो है वो स्कूल के संदर्भ में किस टाइप से होगा, तो इसमें हम लोग देखेंगे। हम लोग 3 देखना था, एक होम था, एक कम्युनिटी था, और तीसरा हमारा ये क्या है, स्कूल के संदर्भ में सामाजिकरण, यानी बच्चे का सामाजिकरण हम लोग को देखना है। तो देखिए, बेसिक नॉलेज दैट आर नीडेड फॉर बेटर सोशलाइजेशन इन रियल लाइफ, यानी बेसिक नॉलेज जो है वो हमें कहाँ मिलता है, सामाजिकरण के बारे में तो स्कूल में मिलता है। फिर लर्नर बिकम मोर अवेयर अबाउट द सोशल नॉर्म एंड वैल्यू दैट आर नीडेड फॉर सोशलाइजेशन। जो लर्नर है यानी जो बच्चे हैं वो ज़्यादा अवेयर होते हैं, या वैल्यूज जो है, सोशल नॉर्म और वैल्यू जो है वो कहाँ जाके सीखते हैं, तो स्कूल में ही सीखते हैं। फिर प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और ये जो हमारा जो तौर तरीका है यानी सामाजिकरण का है, उसके बारे में भी स्कूल में हमारा बताया जाता है कि ये जो है कल्चर जनरेशन टू जनरेशन मूव करता है। यानी ये आपके यानी मान लीजिए कि आपके फादर को स्कूल में सिखाया गया है कि शिष्टाचार किस टाइप से किया जाता है, उसी अनुसार आप में फिर सिखाया जाएगा, फिर आप अपने बच्चे को सिखाइएगा। तो एक ये सब स्कूल का ही दायित्व है कि वो आपको सिखाया, उसके बाद आप उसको क्या कीजिएगा कि जनरेशन टू जनरेशन मूव कीजिएगा। लर्न टू कोऑपरेट एंड सपोर्ट ईच अदर, जो लर्नर है स्कूल में आपको ये भी सिखाया जाता है कि आपके जो सहपाठी हैं उसके साथ क्या करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को, और मिलजुल कर रहना चाहिए। ये सब भी शिष्टाचार जो है वो आपको स्कूल में सिखाया जाता है। फिर 5वां पॉइंट है सोशल अवेयरनेस अबाउट इशू एंड देयर सॉल्यूशन। कौन कौन सा जो है आपके समाज में बुराई है या प्रॉब्लम है, उसके बारे में भी आपको स्कूल में बताया जाता है, और उसका क्या कैसे उससे बचाया जाए, उसके सॉल्यूशन के भी बारे में आपको कहाँ बताया जाता है, तो स्कूल में बताया जाता है। फिर लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट फ्रॉम एनी फील्ड। फिर आप देखे होंगे कि आपके स्कूल में हर एक फील्ड के अलग अलग क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। जैसे अगर साइंस का टीचर की बात किया जाए तो साइंस के एक्सपर्ट होंगे, मैथ के जो टीचर होंगे मैथ के एक्सपर्ट होंगे, जो सोशल साइंस के टीचर होंगे वो सोशल के एक्सपर्ट होंगे। तो हर एक फील्ड में आपके अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं, उनसे आपको क्या होता है, कुछ न कुछ सीखने को मिलता है या तो पढ़ने को मिलता है। फिर स्कूल हेल्प अस टू एक्सप्लोर या डिस्कवर आवर हिडन टैलेंट, यानी स्कूल जो है वो आपका हिडन टैलेंट है उसको क्या करता है, निखारता है। जैसे किसी बच्चे में कवि बनने का गुण हो या कोई प्लेयर बनने का गुण हो, वो सब चीज जो बाहर निकालने का जो काम करता है वो कौन करता है, स्कूल करता है। फिर करिकुलम और को करिकुलम एक्टिविटी सच एज गेम, पजल्स और कल्चर प्रोग्राम, स्पोर्ट etc आर अरेंज फॉर बेटर सोशलाइजेशन, यानी खेल कूद या कल्चर प्रोग्राम हो गया या गेम्स हो गया, तो ये सब का अरेंजमेंट कौन करता है, ये सब करिकुलम और को करिकुलम एक्टिविटी में आपको दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है कि ताकि आप एक बेहतर समाज का निर्माण करें। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है मेक फ्रेंड एंड डेट आल्सो हेल्प इन सोशलाइजेशन। उसके बाद आपको क्या किया जाता है कि दोस्त बनाने के लिए सिखाया जाता है, और उसके मदद से आप समाज में क्या क्या मदद कर सकते हैं वो सब के बारे में भी आपको क्या किया जाता है कि सिखाया जाता है। फिर आप लिख सकते हैं स्कूल प्रोवाइड सोशल इन्वायरमेंट एंड एक्ट एज ए मिनिएचर सोसाइटी इन इट ओवन सेंस। तो इसमें कहने का मतलब है कि स्कूल जो है आपको एक सोशल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जिसमें आपके दोस्त भी होते हैं, टीचर भी होते हैं, गाइड मेंटर भी होते हैं, फिर एक खेल कूदने का भी मिलता है। तो यहाँ पे एक स्कूल में आपको एक छोटा सा क्या होता है, समाज मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनिएचर सोसाइटी। मिनिएचर कहने का मतलब है बहुत छोटे स्तर पे एक सोसाइटी होता है। एक तो सोसाइटी आपका क्या हो गया, गली मोहल्ला हो गया, फिर उससे अगर आप बड़ा लीजिएगा तो शहर की बात करते हैं, उससे बड़ा लीजिएगा तो स्टेट की बात करते हैं, उससे भी बड़ा लेते हैं तो क्या एक हम कंट्री की बात करते हैं। पर हम क्या कह सकते हैं कि स्कूल जो है एक मिनिएचर सोसाइटी है। तो ये सब सम पॉइंट है जो कि आपको स्कूल में सिखाया जाता है, और स्कूल जो है आपको नॉलेज देता है
कि समाजीकरण के बारे में और आप कैसे एक समाज का निर्माण कर सकते हैं, एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं और कैसे समाज में रह सकते हैं। तो ये सब पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इसको अपने अनुसार क्या कीजिएगा कि एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी करने का मतलब है कि हम लोग जेंडर की पहचान करते हैं। तो जेंडर आइडेंटिटी इज ईच पर्सन इंटरनल एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ऑफ जेंडर। इट्स पर्सन सेंस बीइंग वुमेन हो या मैन हो या दोनों हो सकता है, या तो कोई भी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, दोनों होगा, या तो वुमेन होगा या तो मैन होगा, ठीक है। एनीवेयर अलोंग द जेंडर स्पेक्ट्रम ए पर्सन जेंडर आइडेंटिटी मे बी द सेम एट डिफरेंट फ्रॉम देयर बर्थ असाइंड सेक्स। जो जन्म के समय जो सेक्स डिफाइन किया जाता है उसी के अनुसार हम क्या करते हैं कि जो जेंडर है उसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट की पहचान करते हैं कि कौन सा जो है वो लड़का है, वो लड़की है या वो लड़का है। तो जेंडर आइडेंटिटी जो है हम पहचानने का जो मेन काम करते हैं वो कहाँ से करते हैं, तो अपने माइंड से करते हैं। तो एक इस तरह से आप पुतला बना सकते हैं, पुतला बना के बता सकते हैं कि हम अपने माइंड से क्या करते हैं कि जेंडर की आइडेंटिटी करते हैं कि वो वुमेन है, मैन है या बोथ है, यानी दोनों हैं। फिर उसके बाद हार्ट का यहाँ पे दिया हुआ कि सेक्सुअल फीलिंग या रोमांटिक ओरिएंटेशन या लव ओरिएंटेशन भी आप कह सकते हैं। तो उससे भी हम लोग डिफाइन करते हैं, जैसे लड़का है तो वो लड़की के प्रति क्या होगा, ओरिएंटेटेड होगा, यानी लव ओरिएंटेशन होगा, और जस्ट वाइस वर्सा होता है, यानी अपोजिट होता है। फिर एक और पहचानने का नियम होता है, जैसे लड़कों लोग में चेस्ट होता है और लड़कियों में ब्रेस्ट होता है। तो एक ये भी आइडेंटिटी है जेंडर आइडेंटिटी पहचानने के लिए। पहला तो क्या होगा कि आपका बर्थ के समय से ही पहचान में हो जाता है कि कौन लड़का है या लड़की है। वो उसके बाद हम पहचान कहाँ से करते हैं, तो माइंड से करते हैं। फिर ओरिएंटेशन के अनुसार कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप एक जेंडर एक्सप्रेशन के अनुसार भी आप देख सकते हैं, जैसे लड़कियों का पहनावा का अगर बात करें तो पहनावा अलग होता है, लड़कों का पहनावा अलग होता है। और एक्सप्रेशन की भी बात किया जाए तो अलग कह सकते हैं। जैसे अगर कहिए कि जो बॉय हैं उनका वेट क्या होता है, हाई रहता है, यानी वेट क्या होता है, वो हाई रहता है। वेट यहाँ पे लिख लेते हैं, वेट क्या है, हाई होता है। अब वुमेन जो लड़कियां हैं उनकी वेट क्या है एज कंपेरिजन टू बॉय, वो क्या होता है कि लो होता है। अगर हाइट की बात करें तो हाइट इसका हाइट भी लड़कियों के कंपेरिजन में क्या होता है कि ज्यादा होता है, और लड़कियों का क्या होता है कि कम होता है। तो इस टाइप से भी एक बॉडी के सेंस में भी आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जेंडर का, कि कौन सा जो है वो वुमेन है या मैन है। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद जेंडर आइडेंटिटी एक छोटा मोटा सवाल है या किसी में आपको इन्वॉल्व करके भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी कहने का मतलब है इज द सोशल फिनोमिना इन विच मेन एंड वुमेन आर नॉट ट्रीटेड इक्वली। यानी जो मेन और वुमेन है उसको जो है इक्वली हम लोग क्या करते हैं, ट्रीट नहीं करते हम लोग नहीं, यानी समाज में उसको ट्रीटमेंट इक्वल नहीं किया जाता है। में अराइज फ्रॉम डिस्टिंक्शन रिगार्डिंग बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और कल्चर नॉन प्रिवेंट इन द सोसाइटी। यानी सोसाइटी में जो है दोनों को क्या, मेन और वुमेन को क्या अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है, यानी अलग अलग तरीका से रखा जा सकता है। यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी कहने का ही मतलब हो रहा है कि जो सेक्स में डिफरेंस हो रहा है, यानी जो लड़के हैं और जो लड़कियां हैं दोनों के बीच में क्या है, अंतर हो रहा है। तो ज़्यादातर जो है अंतर जो है बहुत बड़ा ही डिफरेंस होता है, वो हर एक लेवल पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस टाइप से लिख सकते हैं कि होम लेवल पे, यानी होम लेवल पे आप लिख सकते हैं होम लेवल पे क्या क्या जनरल इक्वालिटी हो सकता है। तो देखिए होम लेवल पे तो आप लिख सकते हैं कि ज़्यादातर जो बॉय है उसको एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन ज़्यादा दिया जाता है इन कंपेरिजन टू गर्ल।
और फिर ये भी कर सकते हैं कि केयर बॉय को जो है वो केयर ज़्यादा किया जाता है, चाहे फूड खाने पीने का या वर्क वगैरह। तो वर्क में लड़कियों से घर का काम वगैरह ज़्यादा करवाया जाता है। तो होम लेवल पे ही जेंडर को क्या किया जाता है, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जाता है। फिर सेकेंड आप कह सकते हैं कि एट सोशल लेवल पे, यानी कम्युनिटी लेवल पे भी आप कह सकते हैं कि कम्युनिटी लेवल पे जेंडर इक्वालिटी का क्या क्या डिफरेंस होता है, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं कि एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो लड़कियां हैं उन्हें घर से क्या जो घर वाले हैं वो समाज में जल्दी निकलने नहीं देते हैं। फिर ये कह सकते हैं कि कुछ भी अगर सामान वगैरह खरीदना हो तो मार्केट में जो जाने का लड़कियों का परमिशन उतना नहीं रहता है, जो कि लड़के जो है इजीली मूव कर सकते हैं। तो यहाँ भी एक जेंडर इक्वालिटी का भी एग्जांपल दे सकते हैं। फिर तीसरा आप कह सकते हैं कि स्कूल लेवल पे, एट स्कूल लेवल पे भी अलग अलग दोनों का क्या जेंडर इक्वालिटी को देखा जाता है। जैसे यहाँ पे आप एजुकेशन के रूप में देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे कि अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट है वो 44%, ये जो ब्लू वाला टिक है ये क्या है, लड़कियों का है, ये जो है लड़कों का है। यानी लड़कों के कंपेरिजन में लड़कियां जो है बहुत कम ग्रेजुएट होती है, अंडर ग्रेजुएट। यहाँ पे पीएचडी स्टूडेंट और कम जाते हैं। फिर प्रोफेशनल स्टाफ में देखिएगा, नॉन प्रोफेशनल स्टाफ तो 29% है, गर्ल्स और बॉय इतना है। और अगर देखिएगा कि प्रोफेशनल स्टाफ में लड़कियां मात्र 9% है, बाकी 91% जो है वो मेन है, यानी लड़कों की संख्या ज़्यादा है। ये स्कूल एजुकेशन लेवल पे है। और ये तो आपका एजुकेशन लेवल पे हो गया दोनों, और ये दोनों जो है वो आपका वर्क के लेवल पे हो सकता है, यानी लेवल पे है। तो यहाँ पे आप 4 लेवल पे डिवाइड कर सकते हैं कि एक होम लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे और वर्क लेवल पे जो है जेंडर इक्वालिटी में क्या क्या डिफरेंट है। और एक एग्जाम्पल के तौर पे भी आप देखें, इसे इजीली क्या कर सकते हैं कि एक्सप्लेन कर सकते हैं या समझा सकते हैं। तो यूनिट 3 में बस आपका इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 4 जो कि आपका है अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस इन लर्नर, जो कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग आपका यूनिट 4 है, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस इन लर्नर। तो वो हम देखेंगे कि लर्नर में के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। अगर मेरा जो प्रयास है वो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, और जितना हो सके वो एक दूसरे में शेयर कीजिए, ताकि आगे भी जिन्हें नॉलेज नहीं हो, क्योंकि ये आपका जो भी सिलेबस बनाया गया है वो एकदम यानी जो भी टॉपिक पीपीटी टॉपिक बनाया गया है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया गया, यानी लगभग मैं कोशिश किया हूँ कि आपका कुछ छूटे नहीं। इसलिए जो मेरा मेहनत लगा है आप इसके प्रति, तो अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।